Hello everyone, this is Chandni here. Welcome back once again in my channel Learns Anywhere. तो गाइस, ये हमारा छोटा सा अटेम्प्ट है जो हमारा एग्ज़ाम है 31 को। ओके, तो साइंस पोर्शन का छोटा सा हेल्प आपको इस वीडियो से मिल सकता है जो कि 31 को होने वाला है। ठीक है, और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 की रेस्ट एंड मोशन। पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम लोग क्या क्या टॉपिक डील करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमारा पहला टॉपिक है एक्सेलरेशन का, जो कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होता है हमारा चेंजिंग इन द वेलोसिटी अपॉन द टाइम। तो वेलोसिटी में जो चेंजिंग आती है टाइम के अकॉर्डिंग, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तो हमारी हो गई डेफिनेशन। चेंजिंग इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम इज़ कॉल्ड द एक्सेलरेशन। और जो एसआई यूनिट होती है हमारी एक्सेलरेशन की, वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर आपको वेलोसिटी का यूनिट पता होगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। और यहाँ पे टाइम, इसको मीटर पर सेकेंड ऊपर लिख दीजिए, ये सेकेंड ये ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, अगर वेलोसिटी का आपको यूनिट पता है तो। ठीक है, तो चलिए, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात होती है कि जो वेलोसिटी है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी जो होती है हमारी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों कंडीशन में लाई करती है। और जबकि एक्सेलरेशन जो हमारा है वो वेलोसिटी पे ही डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन जो है हमारा वो किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे। तो जो वेलोसिटी अगर तीनों कंडीशन में लाई करती है तो जनरल सी बात है कि एक्सेलरेशन भी हमारा क्या होगा? तीनों कंडीशन में लाई करेगा, पॉजिटिव निगेटिव। एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गई। अब हम बात करेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन की। अगर निगेटिव एक्सेलरेशन कभी कभी पूछ लेता है कि निगेटिव एक्सेलरेशन इज़ कॉल्ड, या निगेटिव एक्सेलरेशन को और हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। बहुत सिंपल है, क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी एक्सेलरेशन की। अब इस टॉपिक में हम लोग कुछ ग्राफ को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन बहुत आते हैं और ग्राफ में सभी को प्रॉब्लम होती है समझने में। और ग्राफ जो है अगर एक बार समझ में आ गया तो बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, उसको समझना एक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको ट्राई करते हैं समझने का। पहले कंडीशन में आप ग्राफ को देख सकते हैं कि हमारा एक सिंपल सा ग्राफ है टाइम और पोजीशन का। यहाँ पे हमारा एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मतलब इसका ये शो कर रहा है कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट में चेंजिंग मोशन नहीं हो रहा है। तो मतलब इसका है कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? एट अ रेस्ट कंडीशन में है, रेस्टिंग कंडीशन में है। दूसरी बात करते हैं हम, दूसरे वाले ग्राफ को आप देख सकते हैं टाइम और पोजीशन में रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ पे टाइम के साथ साथ हमारे पोजीशन में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब एक यूनिफॉर्म तरीके से हमारी चेंजिंग हो रही है टाइम और पोजीशन में, दोनों में। तो ये जो हमारा मोशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाइए थर्ड ग्राफ में। थर्ड ग्राफ में हमारा क्या है? जिगजैग मोशन बना हुआ है। ठीक है, जिगजैग मतलब टाइम और पोजीशन में चेंजिंग तो हो रही है लेकिन एक यूनिफॉर्म वे में नहीं हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म वे में हो रही है। इसको बोल सकते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म में हो रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म में हो रही तो इसको सिंपल सा हम लोग क्या कह देंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इट्स वेरी सिंपल। ओके, चलिए अब दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। नीचे जो तीनों ग्राफ दिए हुए इसमें तो आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्या जनरेट होते हैं कि अगर हमारा स्ट्रेट लाइन है तो वो हमारा यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, इस कंडीशन में रहता है तो रेस्ट में होगा। जिगजैग आता है तो वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। तो ये तीन हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। अब हम किसी भी ग्राफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो क्या कह रहा है। अब आ जाते हैं नीचे वाले ग्राफ में। नीचे वाले ग्राफ में टाइम और डिस्टेंस में रिलेशनशिप दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ये तो हो गया यूनिफॉर्म है, ये तो पक्का हो गया कि हमारा क्या है? यूनिफॉर्म है। लेकिन ये है क्या? ये मोशन है। टाइम और डिस्टेंस तो मोशन होगा नहीं। तो टाइम और इस डिस्टेंस में किसका क्या रिलेशनशिप होता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो जो ये यूनिफॉर्म है वो क्या है? स्पीड को दिखा रहा है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे ग्राफ में आते हैं तो यहाँ पे जिगजैग मिल गया, मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या है? स्पीड है। ठीक है, तीसरे वाले ग्राफ में आइए, यहाँ पे हमें एक ऐसी लाइन मिल रही है, मतलब ये रेस्ट में है, तो ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट।
वेरी सिंपल। चलिए, अब फिर से मैंने ग्राफ लिया हुआ है और इस ग्राफ में भी मुझे देखना है। अब यहाँ पे सिंपल आप देखिए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। ये तो कंफर्म हो गया यूनिफॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी, वी रिप्रेजेंट द वेलोसिटी एंड टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम में जो रिलेशनशिप होता है, अभी हमने पढ़ा है कि वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना सिंपल। ठीक है, चलिए इस ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम ये भी है, यहाँ पे जिगजैग है, दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, ये भी क्लियर हो गया। इस ग्राफ की हम बात नहीं करेंगे। चलिए इस वाले ग्राफ पे आ जाइए। इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन हमने पढ़ा ना कि निगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग क्या करते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। लेकिन ये यूनिफॉर्मली हो रहा है, एक वे में हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यहाँ पे देखिए आपको कर्व लाइन, इस वाले ग्राफ में आपको क्या मिल रहा है, कर्व लाइन मिल रहा है। कर्व लाइन मिल रहा है मतलब यहाँ रिटार्डेशन तो हो रहा है, बट ये क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली हो रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि विच कार इज़ ट्रैवलिंग फास्ट। इस ग्राफ को देख के बताइए कौन सी कार, आपके पास 3 कार है, ए बी सी। तो इन तीनों कारों में से सबसे फास्टेस्ट जो स्पीड होगी, ठीक है, वो किसकी होगी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि जो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर ले वही क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट हो जाएगा। तो ए को आप देख सकते हैं, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है सबसे, ये कम टाइम में, ठीक है, कम टाइम में स्पीड ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कार ए कार आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात रही इसकी। अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक फोर्स की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है फोर्स। फोर्स का मतलब होता है बल। चलिए इसको समझते हैं। अब इसको अगर जनरल डेफिनेशन समझे हम, तो फोर्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना। तो डेफिनेशन सिंपल बनता है, पुशिंग या पुलिंग इज कॉल्ड द फोर्स। किसी वॉल को आप पुश कर रहे हो, किसी ड्रॉवर को पुल कर रहे हो, किसी डोर को पुल कर रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड, वही तो हमारा फोर्स हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश करें या पुल करें। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात किसकी बात हो गई, फोर्स की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि फोर्स के थ्रू हम लोग क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो सिंपल है, कोई भी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो उसकी फोर्स अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट पे हम क्या कर सकते हैं, उसकी शेप में चेंज कर सकते हैं, फोर्स के थ्रू इसको तोड़ सकते हैं, इसकी साइज में चेंज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, इसकी स्पीड में भी चेंजिंग कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए आ रहा है, ठीक है, या कोई भी रेस्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम लोग फोर्स अप्लाई करके इसको क्या कर सकते हैं, मोशन में कर सकते हैं। तो स्पीड में भी चेंजिंग हम कर सकते हैं। यहाँ पे बॉल आप देख सकते हैं, फोर्स लगा के इसको हम क्या कर सकते हैं, रेस्टिंग कंडीशन से मोशन कंडीशन में ला सकते हैं। तो जनरली हम कह सकते हैं कि हम फोर्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चेंज इन द स्टेट में चेंज कर सकते हैं हम लोग, और उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये रही बात हमारी फोर्स की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है, कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं इस पर। तो फोर्स जो होता है हमारा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F=ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो m स्टैंड फॉर मास एंड a स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन। तो ये तो बात हो गई फॉर्मूले की, F=ma। ठीक है, इसको याद रख लेना है। दूसरी बात होती है हमारी SI यूनिट की। ठीक है, SI यूनिट हमेशा जनरली पूछा जाता है कि फोर्स की SI यूनिट क्या होती है। तो इसकी SI यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है, जिसको कि हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए दूसरी बात हो गई हमारी, इसकी अदर यूनिट भी होती है। हाँ, इसकी अदर यूनिट भी होती है, वो क्या होती है, डाइन होती है, DYNA डाइन। ठीक है ना। अब दूसरी बात आती है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 10⁵ डाइन होते हैं। कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन होते हैं। तो ये हमारी बात हो गई ओवरऑल फोर्स के बारे में। चलिए दूसरा इसमें आता है, अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो जनरली हमारे जो फोर्सेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका मतलब है संपर्क बल और असंपर्क बल। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं। संपर्क का मतलब कोई भी जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन
उनके संपर्क में आने से जब कोई फोर्स जनरेट होता है तो दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आए बिना ही उनमें जो फोर्स जनरेट होता है तो वो क्या होता है, हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। मतलब बिना कांटेक्ट के जब फोर्स जनरेट हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड द नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। ये बात होगी। अब हम एग्जांपल समझते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स ले सकते हैं। फ्रिक्शन हम जब रोड पे चलते हैं तो हमारे बीच और रोड के बीच में क्या होता है, एक फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन के थ्रू ही हम चलते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स का। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स का। दूसरी बात आती है मस्कुलर फोर्स। मसल्स के हेल्प से जब कोई भी हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि मसल्स भी कांटेक्ट कर किसी भी ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट करेगा तभी वो एक फोर्स जनरेट करेगा। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द कांटेक्ट फोर्स। तो ये बात रही हमारी कांटेक्ट फोर्स की। अब एग्जाम्पल हम समझेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स का। मैग्नेटिक फोर्स, जो हमारा एक मैग्नेट होता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये किसी भी ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन ये क्या करता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है दूर से बिना कांटेक्ट के ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होता है वो क्या हो जाएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स का। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत सिंपल है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा जो होता है वो क्या होता है, नीचे की तरफ ही आता है। तो अर्थ पे जो हमारा फोर्स लगता है अर्थ के थ्रू, ये कांटेक्ट में नहीं आता, लेकिन जब आएगा तो वो नीचे ही आएगा, नीचे की तरफ। तो बिना कांटेक्ट के यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एग्जाम्पल हो जाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स का। इस तरह इलेक्ट्रिक फोर्स भी हमारा एग्जाम्पल होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स का। इस वीडियो की हमारी लास्ट टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ओके। संतुलित और असंतुलित बल। तो इसको बहुत ही सिंपल वे में हम समझेंगे दो एग्जाम्पल के थ्रू। एक एग्जाम्पल हमारा है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक हमारा ऑब्जेक्ट है, दो फोर्स हमने लिया है F1 और F2। F1 के पास 30 न्यूटन का फोर्स है और F2 के पास हमारा क्या है 50 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि नेट फोर्स आपका क्या होगा, तो नेट फोर्स सिंपल से निकाल सकते हैं हम। 50 - 30 कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा 20 न्यूटन। तो नेट फोर्स हमारा हो जाएगा 20 न्यूटन का। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह शिफ्ट होगा, तो किस तरह शिफ्ट होगा, किस तरफ शिफ्ट होगा। तो F2 की साइड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि F2 के पास ज़्यादा हमारा फोर्स है, 50 न्यूटन का है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द F1। चलिए ये बात हो गई। तो ये हमारा जो क्या है अनबैलेंस, क्योंकि दोनों के पास फोर्स क्या है, डिफरेंट है। तो ये हमारा फोर्स एग्जाम्पल हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स का। चलिए एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं और इसके थ्रू समझते हैं। एक हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी है, ठीक है, और F1 और F2 के पास 30 न्यूटन का, मतलब दोनों के पास सेम फोर्स है। अगर पूछा जाए अब कि नेट फोर्स क्या होगा, तो 30 - 30 क्या आएगा, 0 आएगा, तो मतलब 0 न्यूटन का फोर्स है। और पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट किस तरफ शिफ्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट किस तरफ भी शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों के पास फोर्स सेम है। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्टिंग कंडीशन में होगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा बैलेंस फोर्स का, ओके। आई होप इट ऑल टॉपिक विल बी क्लियर, ओके। तो ये हमारे आज के वीडियो का सारा टॉपिक था। आई होप इट विल बी क्लियर। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।